नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है खबर 1 मिनट का, यानी कि दिन भर की हर एक बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। रायबरेली में सोनिया नगर मोहल्ले में स्मैकियों का आतंक है। स्मैक के नशे में सुबह घर में घुसकर चोर ने मोबाइल चुराने की कोशिश की, लेकिन उसे भागते वक्त मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे पहले तो जमकर पीटा, फिर एक बिजली के खंभे से चोर को बांध दिया। बिजली के पोल में बांधकर चोर की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर मोहल्ले की घटना है। जालौन में बीच सड़क पर 2 युवकों को दरोगा के जरिए पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी झगड़े की शिकायत पर दोनों युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। दरोगा जगत नारायण यादव ने बीच सड़क पर ही युवकों की जमकर धुनाई कर दी। आटा थाना इलाके का पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी में रुपए के लेन देन को लेकर 2 युवक सड़क पर ही भिड़ गए। सड़क पर जमकर लात घूसे चले, इससे मौके पर हड़कंप मच गया। थाने के गेट के सामने 2 बाइक सवार युवकों के रुपए के लेन देन को लेकर बातों ही बातों में बात बढ़ गई। नौबत मारपीट तक पहुंची। इसके बाद दोनों युवकों के बीच जमकर लात घूसे चले। पुलिस के एक सिपाही ने पहुंचकर मामला शांत कराया। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कस गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की बिल्डिंग कुर्की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी के बेटे की बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल चल रहा था। 1.39 करोड़ की 143 वर्ग मीटर जमीन पर बिल्डिंग बनी थी। सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर देहाती इलाके में संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी बेटों की संपत्तियां लगातार कुर्क की जा रही है। आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, जो कि IS 191 गैंग के लीडर है, उसकी पत्नी आफसा अंसारी की ये संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। कितने की संपत्ति कुर्की है? देखिए, ये पूरी जो आदेश हुआ है, कहते हैं 28 करोड़ 58 लाख का कुर्की की जा रही संपत्ति की। इसी के क्रम में आज जो ये रकबा नंबर 604 में 142 वर्ग मीटर में जो ये ज़मीन है और उसके ऊपर जो भवन निर्मित है, उसकी कुर्की की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख। अमेठी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी इंस्पेक्टर ने 35 लीटर अवैध शराब छापेमारी के दौरान बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने 12 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस ने आबकारी कानून के तहत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ललितपुर में GRP ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराते थे और फिर मौके से भाग जाते थे। बदमाशों के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज हैं। GRP ने रेलवे स्टेशन के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। बरेली की नवाबगंज पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। 6 अधबने हथियार और औजार बरामद हुए हैं। तस्कर संजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी सुधीर मौके से भाग गया। भदोई से बीजेपी के सांसद रमेश चंद बिंद से फोन पर 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। रकम न देने पर सांसद और उनके बेटे को अगवा कर हत्या करने की धमकी दी गई है। सांसद ने बताया कि अभी तक जो जानकारी उन्हें पुलिस से मिली है, उसके मुताबिक फोन करने वाले शख्स के नंबर पर जो ID है वो प्रयागराज की है, जबकि वो व्यक्ति अभी गोवा में है। इसे लेकर उन्होंने लखनऊ के आशियाना थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सांसद की शिकायत पर धारा 386, 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। डिमांड किया, अपना पैसे का डिमांड किया, न देने पर मेरे लड़के का अपहरण करने के बाद हत्या कर देंगे। इसी ढंग से उसने फिर किया। फिर मैंने टेलीफोन काट दिया। मैंने यह कर काट दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे से कितना रुपया मांगा गया था? 10 लाख रुपये। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मंत्री रहे मदन चौहान को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने फोन पर मदन चौहान को मारने की धमकी दी, साथ ही नेतागिरी छोड़ने को भी कहा। अनजान नंबर से दी गई धमकी के बाद SP के पूर्व मंत्री मदन चौहान ने बहादुरगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई है। FIR में मदन चौहान ने आरोप लगाया कि वो अपने विधानसभा इलाके के लोगों से मिलकर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 अनजान नंबरों से उन्हें फोन पर धमकी मिली और नेतागिरी छोड़ने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि इलाके में दोबारा नजर नहीं आए। पूर्व मंत्री मदन चौहान की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। थाना बहादुरगढ़ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है। नंबर्स को सर्विलांस पे लगा कर पता किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में चोरों की करतूत CCTV में कैद हो गई। गहनों की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गहनों की दुकान से आभूषण से भरी अलमारी ही पार कर दी। चोर देर रात कार से चोरी करने आए थे। चोरों ने लोहे की रॉड से दुकान में सेंध डाली और शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए।
शक्तिनगर थाना इलाके के बस स्टैंड मार्केट की घटना है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। जालौन में वाहन चोर गैंग का आतंक है। चंद मिनटों में घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। शातिर वाहन चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की लाइव घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उरई कोतवाली इलाके के न्यू पटेल नगर की घटना है। एटा में 3 महीने से रुके हुए वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मी को स्वास्थ्य विभाग में तैनात दबंग बाबू ने लात मार दी। लात से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने पिटाई के वीडियो का संज्ञान लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। गेट पर घुस ही पाया तब तक उन्होंने मारपीट कर दी। क्यों? इसी विषय पे रिश्वत लेने के चक्कर में। अच्छा, अब मैं कहाँ से लाऊं? घर बेच के लाऊं, मकान बेच के लाऊं, कहाँ से लाऊं? अच्छा, मतलब तनख्वाह निकालने की रिश्वत मांग रहे थे? हाँ। कौन मांग रहा था रिश्वत? पुष्पेंद्र बाबू। मुझे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि कर्मचारी 2-3 महीने से वहाँ जा नहीं रहा था, अपना जहाँ इसकी ड्यूटी है और वेतन की मांग कर रहा था। तो इसके बारे में मैं जांच करा रहा हूँ। जो भी बात होगी, जो भी जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती होगी तो जरूर की जाएगी। अवैध कब्जादारी माफिया के सफाया का काम तो चल ही रहा है, लेकिन अब योगी सरकार के निशाने पर खनन माफिया भी हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। गंगा और यमुना की तराई से रेत अवैध खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार है। बुंदेलखंड में केन बेतवा जैसी नदियों से खनन माफिया रेत निकालते हैं और उसे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करके अपनी जेब भर रहे हैं। आगरा में पुलिस खनन माफिया की इस हरकत से पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और आगरा से सटे जिलों में अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ जांच की पड़ताल की जा रही है। जिस भी गाड़ी में बालू लदा मिल रहा है उसे बाकायदा रुकवाया जा रहा है और फिर उसकी मुकम्मल तलाशी की जा रही है और अगर बिना परमिट के खनन किया जा रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। हमारे पीछे डिस्ट्रिक्ट है और ये है, वहाँ पे भी लगी हुई है। तो हम लोग मॉर्निंग आज विजिट में निकले थे इंस्पेक्शन पे, तो उस तरीके से अभी फिलहाल कोई ओवरलोडिंग या नॉन नॉर्मलिटी के हमारे ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं। दिवाली पर प्रदूषण और न बढ़े, इसके लिए दिल्ली में पटाखा बैन कर दिया गया है। लेकिन एनसीआर के बाकी जिले मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में क्या पटाखा बैन होगा? इसी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई, जिसके बाद एनजीटी ने पूरे दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर बैन लगा दिया है। यानी अब इन जिलों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, न कोई पटाखा बेचेगा और न ही कोई पटाखा जलाएगा। अगर कोई शख्स पटाखा जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। पटाखा जलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी या फिर भारी जुर्माना भी हो सकता है। एनजीटी की सख्ती के बाद उम्मीद है कि दिवाली के दिन इन इलाकों में पटाखे नहीं जलेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी खराब है, जब पटाखे भी जलाए जाएंगे तो क्या हाल होगा। अक्टूबर से लेकर अब तक शायद कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ना रहा हो। आज भी नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण 400 के पार है। प्रदूषण के मामले में आगरा देश में नंबर 1 हो गया है। बीते 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। हवा में धूल के कणों की संख्या सामान्य से 12 गुना ज्यादा है। बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। आज का शहर आगरा देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। हालात इतने भयंकर हो गए हैं। आप देखिए, आगरा NH2 है, ये आगरा दिल्ली जाने वाला हाईवे, और यहाँ इतने ज्यादा प्रदूषण है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आता है। नोएडा में प्रदूषण से लगातार हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है। नोएडा में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा है, जो कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूरा शहर स्मॉग की चादर में ढक गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। नोएडा डीएम सुहास अलवाई ने जनता से अपील की है कि वो एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करें। प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हो या अथॉरिटी के सक्षम अधिकारी हो या स्थानीय निकाय के अधिकारी हो, उनको सतर्क रहना पड़ेगा और जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना पड़ेगा। वाराणसी के लिए आज पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 614 करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दी, जिसमें 219 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 300 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने काशी के कुछ लोगों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस के लिए उन्होंने जो भी काम किया है वो सब महादेव की कृपा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री का वर्चुअल स्वागत किया और फिर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से काशी के लिए टाइम निकाला। दीपावली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी के विकास के प्रति जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वाराणसी में इन योजनाओं के शुरू होने से विकास को रफ्तार मिलेगी। वाराणसी में लटकते बिजली के तार बड़ी समस्या थे, लेकिन अब उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है। करेंगे दिन भर की कुछ और अहम खबरों का 1 मिनट में विश्लेषण इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए देखते कुछ और अहम खबरों का विश्लेषण 1 मिनट में। मथुरा में पकड़े गए पीएफआई संदिग्धों की रिमांड को लेकर चुनौती दी गई है। डीजे अदालत में सीजेएम के फैसले को चुनौती दी गई है। 48 घंटे के रिमांड को चुनौती दी गई है। जिला जज ने अपील याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। अपील में कस्टडी रिमांड को अवैध बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीजेएम कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। अपील में एसटीएफ की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाथरस जाते समय मानटोल से पीएफआई के 4 संदिग्धों को पकड़ा गया था। थाना मांट में राष्ट्रद्रोह जैसी संगीन धाराओं में इन पर केस दर्ज है। कि न तो सीजेएम न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस मामले के विचारण का है और न ही एसटीएफ को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का कोई अधिकार है। हमारी पुनरीक्षण याचिका विचारण हेतु अंगीकृत कर ली गई है और उसमें अंतिम रूप से सुनवाई 27 नवंबर को होगी। तो खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।